Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter and today we are going to cover chapter 14 that is banking. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एज ये हमारी रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें इसमें हम समझने वाले हैं, देखो पहली बात तो ये कि मैं जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स करवा रही हूँ। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ आपके सिलेबस में बस उतना ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और आज जो हमारा चैप्टर 14 है वो हम कवर करेंगे बैंकिंग को लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी इस चैप्टर में कि आप ये बताओ कि बैंक क्या होता है, और उससे पहले मुझे ये बताओ कि बैंक आए क्यों। क्या लगता है कि बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आए, ज़रूरत ही क्या पड़ी बैंक की। क्या पहले लोग पैसे नहीं होते थे? पैसे तो होते थे, तो क्या पहले लोग पैसे नहीं रखते थे? रखते थे। तो फिर बैंक क्यों आया, पैसे बैंक में क्यों रखने हैं? मैम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंक से हमें बहुत सर्विस मिलती है इसलिए बैंक आ गया। अच्छा, मेन काम क्या है? पैसे रखना, पैसों को सेफली रखना। मैम क्या हमारे घर में सेफ नहीं है? शायद नहीं है। यस, अगर हम बात करें बैंक कैसे हैं तो एक स्टोरी सुनो, जैसे मैं आपको सुनाती हूँ। पहले कहानी सुनेंगे कि रमेश था। रमेश, उसने क्या कहा, वो क्या करता था कि जो भी पैसा कमाता था, जो भी सेविंग वगैरह होती थी, वो मटके में रख देता था। मटका था बेड के पास, उसमें क्या करता था, पैसे रखता रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो बाहर गया घूमने, आराम से घूम फिर रहा था मजे मजे में। फिर वो दूर से देखता, अरे मेरे घर में तो आग लग गई है। फिर उसके दिमाग में आता, अरे मैंने तो पैसे रखे थे मटके पे, वो तो सब जल गए होंगे। उसका क्या हो गया, सारा नुकसान हो गया। तो इसीलिए लोगों को ये समझ में आया कि घर में पैसे रखना सेफ नहीं है। कल को आग लग गई, चोरी हो गई, तो फिर क्या होगा, तो पैसे कहाँ रखे। तो वहां से आया आपका बैंक, कि बैंक हमारे जो पैसों को क्या है, एक ऐसा प्लेस देते हैं जहाँ पे हम उसको सेफली क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इवन इतना ही नहीं, उस पैसों को रख के हम कुछ इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। घर में रखे रहोगे तो डर है चोरी का, आग लग गई तो फिर पैसा तो बढ़ेगा भी नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर हम बैंक में उस पैसे को सेव करते हैं तो बैंक से तो हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिल जाएगा और पैसे भी सेफ रहेंगे। तो बैंक बेसिकली क्या है, सेफ कीपर है। लेकिन क्या सिर्फ सेफ ही कीपर है, इसका काम बस यही है कि आपका पैसा सेफली रखना अपने पास, या और भी काम हो सकते हैं बैंक के, और भी काम ये करता है? क्या लगता है आपको? नहीं मैम, सिर्फ पैसे ही नहीं रखता, बहुत सारे काम करता है बैंक। तो फिर क्या काम कर सकता है मैम, हमारे पैसों को मूव कराता है। और हमें जब लोन लेना होता है तो हम बैंक जाते हैं, वो हमें मिलता है वहाँ से। इवन हमें बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, लाइक हमें कहीं पेमेंट करनी है, फॉरेन में अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, तो हम वो बैंक के थ्रू कर पाएंगे, ऐसे घर के थ्रू तो कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी सर्विसेज वगैरह और भी बहुत सारी सर्विसेज, ये ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई एंड ऑल, ये सब हमें बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक। तो बैंक इज नॉट जस्ट अ सेफ कीपर। सिर्फ सेफ कीपर नहीं है कि आपका पैसा बस सेफ रख रहा है, नहीं, इसके अलावा आपके पैसे को रखना, उसको मूव कराना, जिनको उस पैसों की ज़रूरत है उनको वो पैसा देना, ये सारे काम करके कंट्री को ग्रो करना, ये सब भी किसका ऑब्जेक्टिव है, बैंक का है। तो मोटा मोटा समझा कि बैंक क्यों आया। अभी हम वन बाय वन जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और पहला टॉपिक जो है आपका वो है कि बैंकिंग क्या होती है, व्हाट इज बैंकिंग। तो बैंकिंग मतलब क्या, बैंक का काम क्या है, लोगों से डिपॉजिट मनी को एक्सेप्ट करना, और फिर उस पैसे को क्या वो रखे ही रहता है? नहीं मैम, रखे रहेगा तो उसको क्या फ़ायदा, रखे रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, वो क्या कोई जगह खोल के रखी उसने कि पैसा रख लेगा तुम्हारा बस, और तुम्हें वो बदले में इंटरेस्ट भी दे रहा है उस पैसे को रखने का, वो तो कुछ कमाएगा ना, क्या करेगा, उसी पैसे को सर्कुलेट कर देगा, मूव करेगा, उसको देगा जिसको उस पैसे की क्या है, ज़रूरत है। और जो डिफरेंस होगा, जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा मतलब आपको देगा आपके डिपॉजिट पे, और जो उससे चार्ज करेगा लोन पे, उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैंक क्या है, व्हाट इज बैंकिंग, इट्स बिजनेस। बिजनेस, बैंक ही तो पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक को छोड़ दो, अगर बैंकिंग की बात करें तो मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, तो मैं कमर्शियल बैंक की बात कर रही हूँ, ठीक। तो बैंकिंग मीन्स द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग मनी। आप अगर सेंट्रल को इंक्लूड करना चाह रहे हो तो आप बोल दो प्रोसेस, क्या, मनी को एक्सेप्ट करना पीपल से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। पैसा डिपॉजिट कराने तो जाते हैं, तो डिपॉजिट के फॉर्म में क्या करता है, लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करता है, और फिर उस पैसे को लेंड करता है किसको,
जिसको उसकी ज़रूरत है। किस पर्पस के लिए दे रहा है और दे रहा है? प्रॉफिट बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बैंकिंग। कि बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग मनी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? मनी। किस फॉर्म में? डिपॉजिट के फॉर्म में। हम तो पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, तो डिपॉजिट के फॉर्म में मनी को एक्सेप्ट करता है और इस मनी को क्या करता है? लेंड करता है। किसको लेंड कर देगा? जिसको उस पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, नीडी, जिसको उस पैसे की ज़रूरत है। जैसे आप लोन ले जाते हो बैंक में, आपको घर बनवाना, तो आपको ज़रूरत है ना, तो वो आपको वो पैसा देगा और आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। और आपको जो जिससे डिपॉजिट ली उसको क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। तो मान लो जिससे डिपॉजिट ली है, कि आपको बैंक में अगर पैसा जमा कर तो बहुत इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, ज़्यादा 2-3%। और जिससे वो लोन दे रहा है, जिसको उससे कहता है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है 10% एंड ऑल, तो वो जो डिफरेंस आया मान लो 7% का, वो क्या है? उसका प्रॉफिट है। ठीक, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। आप एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट, क्यों? क्योंकि हमें लेंड करना है या फिर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, इसलिए। ऑफ मनी, कहाँ से लिया है वो पैसा? पब्लिक से डिपॉजिट लिया है। रीपेबल ऑन डिमांड, क्या पब्लिक जब आपसे पैसा मांगेगी, जिसने पैसा डिपॉजिट किया, क्या बैंक कहेगा नहीं हमने तो इन्वेस्ट कर दिया है या हमने तुम्हारा पैसा किसी को दे दिया, अभी हम नहीं देंगे? ऐसा होता है? नहीं ना। जब आप बोलते हो बैंक से कि मेरा पैसा मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो बैंक आपको देती है कि नहीं देती है? देती है। तो वो क्या होता है? रीपेबल होता है डिमांड। अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, या फिर आप उसको चेक से विड्रॉ कर सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर दे के, या जिस भी फॉर्म में आप पैसा निकालना चाहो, यूपीआई एंड ऑल, आप पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो। तो लोगों से पैसे को एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसको फिर रिपे भी करना जब जिसने पैसा आपको दिया है, डिपॉजिट किया है, जब वो डिमांड करेगा, चाहे वो चेक के थ्रू निकाले उसको या फिर ड्राफ्ट के थ्रू ले या एनी अदर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या मीनिंग में और क्या क्या सब पॉइंट या फीचर्स हम कह देंगे। तो पहला तो हमने समझा कि बैंक जो है वो मनी कलेक्ट करेगा पीपल जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग, पैसा तो वही डिपॉजिट कराने जाते हैं भाई जिनके पास एक्स्ट्रा है। मेरे पास एक्स्ट्रा है सेविंग, तो मैं क्या करूंगी? पैसा बैंक में रख दूंगी अपने घर में रखने से अच्छा ना। नेक्स्ट इज वो क्या करेगा? लेंड करेगा मनी। पहला तो एक्सेप्ट करेगा, दूसरा लेंड करेगा मनी। किसको? जिसको वो फंड की जरूरत है, लाइक बोरोवर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, उसको पैसा चाहिए। बैंक प्रोवाइड मनी, बैंक प्रोवाइड मैनी सर्विसेज, बैंक बहुत सारी सर्विसेज भी देता है आपको, लाइक आपके सेफ कस्टडी, अपना गोल्ड वगैरह भी आप वहाँ रख सकते हो। ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो लाइक वन प्लेस से अनदर प्लेस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में, वो भी आपको सर्विस देगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, लोन मिल सकता है आपको बैंक से, तो बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। बैंक अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। ये मैंने बता दिया, जो इंटरेस्ट पेड करेगा आपको और जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन पे, उसका जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने टाइप्स के हैं मैम? 9th में तो हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था, याद आया? अभी हम सेंट्रल बैंक को भी कवर करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक होता है और कमर्शियल बैंक होता है। तो भी सेंट्रल बैंक क्या है? ये भी क्या मैम? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और लेंड कर रहा है मनी टू द नीडी, ये इसका भी काम यही है? नहीं, इसका काम ये नहीं है। सेंट्रल बैंक मेरा टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, लाइक आरबीआई। आरबीआई क्या? हमारा सेंट्रल बैंक। ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम का, मतलब जितने भी बैंक हैं हमारे कंट्री में, उसमें सबसे टॉप पे कौन है? वो है हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ये लोगों से नहीं डील करता है, लोगों से डील करेंगे उसके नीचे वाले बैंक, कमर्शियल बैंक। ये रेगुलेट करेगा पूरे बैंकिंग सिस्टम, ये बताएगा कि क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स है जो सारे बैंक को फॉलो करने हैं। ठीक है, कितना क्रेडिट आप दे सकते हैं, कितना लोन आप दे सकते हैं, क्या लिमिट होगी उस चीज की, कितना पैसा आपको अपने पास रखना है बैंक्स, ये सब ये डिसाइड करता है। तो ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का। ये रेगुलेट करता है, देखता है बैंक कैसे काम कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करता है, उनके रूल्स बनाता है, प्रोविजंस बनाता है, उनको सुपरवाइज करता है, देखता है कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है बैंक, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उनको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है मनी की सप्लाई और क्रेडिट इन द कंट्री। आरबीआई करता है, सर्कुलेट करता है मनी को, और पूरे मनी की सप्लाई की भाई कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए, महंगाई ना बढ़ जाए, कहीं डिफ्लेशन ना हो जाए, वो सब कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा? मनी के सप्लाई को कंट्रोल करेगा और क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करेगा।
ये सारा काम किसका भी हम समझेंगे, मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा, क्रेडिट की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा, वो हम समझेंगे। वो सारा काम किसका है, वो सारा काम है आपका सेंट्रल बैंक का। सो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है किसको, सारे बैंक्स को, और मैनेज करता है मनी और क्रेडिट की सप्लाई को इन द कंट्री। ये कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक। आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। की फीचर क्या है सेंट्रल बैंक के, पहला तो ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसको ओन और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, गवर्नमेंट, सरकार ओन करती है और कंट्रोल करती है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। इनका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, बैंक्स की सिस्टम्स को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, पूरे कंट्री में जो मनी की सप्लाई है, क्रेडिट की सप्लाईज को कंट्रोल करना, ये काम है इनका। मतलब ये इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। हैज मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। करेंसी नोट को इशू करने की जो पावर है वो इन्हीं के पास है। मतलब बाकी एसबीआई वगैरह ये सब नहीं नोट इशू करेंगे। ये कौन इशू करता है, वो इशू करता है आपका सेंट्रल बैंक। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकर्स के बैंक की तरह एक्ट करता है। मतलब बैंकर्स के बैंक की तरह मतलब क्या, कि जो भी बैंक्स होते हैं वो अपना रिजर्व सेंट्रल बैंक में रखते हैं। मतलब जो उनकी मतलब एक रिजर्व बना दिया जाता है, सेंट्रल बैंक बोल देता है कि जितना भी डिपॉजिट आया है, मान लो 5 करोड़ डिपॉजिट आया है, तो 5 करोड़ तो आएगा नहीं, कह रहे 100 करोड़ डिपॉजिट आया है, तो 100 करोड़ का 2 करोड़ हमारे पास आप डिपॉजिट करवाइए। तो सारे बैंक्स क्या करेंगे, जो भी परसेंट डिसाइड करें उतना रिजर्व इसके पास रखेंगे और जब जरूरत होगी इससे ले सकते हैं। तो ये रिजर्व रखता है ताकि ये आउट ऑफ कैश ना हो जाए। मतलब सोच लो अगर ये रिजर्व नहीं रखेंगे सेंट्रल बैंक के पास तो हो सकता है कि हमारे लालच की इंटरेस्ट और मिल जाएगा, ये सब देने में लग जाएंगे, लेंड करने लग जाएंगे। फिर मान लो कस्टमर ने मांगा पैसा मेरा वापस करो, ठीक, तो आप फिर पैसा कहाँ से लाओगे, आपने तो सब दे दिया ना लेंडर्स को पैसा कमाने के लिए, या तो इन्वेस्ट कर दिया, फिर पैसा कहाँ से आएगा जब आपसे कस्टमर बोल रहा है मेरा पैसा दो, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरे घर में शादी है, फिर तो आप आउट ऑफ कैश हो जाओगे। तो वो सिचुएशन ना आए इसीलिए सेंट्रल बैंक क्या कहता है, इनको बोलता है कि आप रिजर्व जो है हमारे पास रखिए। कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड कर देता है कि हर बैंक को इतना रिजर्व अपने डिपॉजिट का हमारे पास रखना है, ठीक है, वो रिजर्व रखना, उतना डिपॉजिट हमारे पास रिजर्व करना है। तो ये बैंकर्स के एज अ बैंकर्स बैंक एक्ट करता है और उनको लोन भी देता है। मतलब रिजर्व तो उनसे लेता ही लेता है कि भाई आउट ऑफ कैश ना जाए, और उनको लोन भी देता है। मान लो कोई कमर्शियल बैंक है, भाई उसके पास पैसा नहीं है, उसको लोगों को क्लियर करना है उनके डिपॉजिट जो भी मांग रहे हैं विड्रॉल को, तो उस केस में वो पैसा कहाँ से लाएगा, तो वो पैसा लाता है कहाँ से, सेंट्रल बैंक से लोन ले लेता है सेंट्रल बैंक, फिर इनसे भाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इनको पैसा दे देते हैं। कंट्रोल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसका काम है कि जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी पॉलिसी है, और जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको कंट्रोल करना, कि ऐसा ना हो कि कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेडिट या लोन ऑफर कर रहे हैं जिससे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और इतना ज़्यादा पैसा है कि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई उतनी नहीं है, ठीक है, सप्लाई उतनी नहीं है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ रही है फिर। तो वो कंट्रोल करना कि भाई हम पहले ही कह देंगे कमर्शियल बैंक से कि आपको इतना रिजर्व रखना है, इतना अपने पास रखना है और आप इतना नहीं लेंड कर सकते हैं, तो फिर वो इतना क्रेडिट दे ही नहीं पाएगी लोगों को। जब नहीं दे पाएगी तो लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं आएगा, और जब उतना पैसा नहीं आएगा ना उतनी डिमांड करेंगे, और ना ही डिमांड करेंगे तो ना ही प्राइस बढ़ेगा। तो ये पूरा सप्लाई कंट्रोल करती है क्रेडिट की और मनी की। जिसका चीफ होता है उसको हम गवर्नर कहते हैं, आरबीआई का गवर्नर। तो इसका जो हेड होगा, जो चीफ होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा सेंट्रल बैंक। देखा मोटा मोटा इसका मेन काम क्या है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक वही है जिसके पास हम जाते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जब लोन चाहिए होता है तो इससे लेते हैं जाके। सेंट्रल बैंक से आपको पब्लिक में डीलिंग नहीं करता, वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली जॉइंट स्टॉक बैंक है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, किससे एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक से ऑफ कोर्स, और उनको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन देते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल। और मेन पर्पस क्या है इनका कमर्शियल बैंक का, वो है प्रॉफिट को अर्न करना। इनको कौन ओन करता है, इनको गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक एसबीआई वगैरह सब गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको क्या कर सकती है, ओन कर सकती है। प्रॉफिट कमाना मेन एम है इनका। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं,
आप यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, फिक्स्ड अकाउंट खुलवा सकते हो, एक बार में पैसा डाल दिया है, ठीक है, वो फिर मैच्योरिटी पे लोगे। करेंट अकाउंट जो बिजनेसमैन खुलवाते हैं कि जितना बार मानना है, डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, वो वाला अकाउंट खुलवा सकते हो और लोगों को लोन देता है। दूसरा है सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बिजनेसमैन को, कि एक लिमिट तय कर दी गई है कि आप अपने जो भी अकाउंट बैलेंस है उससे 2 लाख के ऊपर भी ओवर विड्रॉ कर सकते हो, उस पर बस आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एटीएम की फैसिलिटी, एटीएम में जाके आपको जब रात हो, जब 24 घंटे चलता है पूरा, तो एटीएम में जाके आप कभी विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कि आप स्वाइप करो, पैसे नहीं है फिर भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, बाद में बैंक को पेमेंट करना है ना, वो सारी सर्विसेज आपको ये देते हैं। मैनी कमर्शियल बैंक एग्जिस्ट इन अ कंट्री, बहुत सारे कमर्शियल बैंक हमारी कंट्री में, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी एंड ऑल। जो इसका चीफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमडी या चेयरमैन, ठीक है, उसको बोलते थे गवर्नर, इसको क्या बोलते हैं, एमडी या चेयरमैन, जो इसके चीफ है। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक जो है वो हमारा ज्वाइंट सेक्टर बैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट की भी हो सकती है, पब्लिक की भी हो सकती है, दोनों, गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट की हो सकती है, दोनों को भी मर्ज करके कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली हमारा मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी लेंडर्स हैं जिनको पैसा चाहिए उनको लेंड करना या इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये इनका क्या है, मेन काम होगा। सो ये हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वो हम करेंगे कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन। देखो 9th क्लास में आपने कमर्शियल बैंक के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, इसीलिए इस चैप्टर में जो मेन फोकस जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेंट्रल बैंक में, कि सेंट्रल बैंक को भी आप जान जाओ कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस है। क्योंकि अभी आपने सेंट्रल बैंक को तो समझा कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का, और पूरे बैंकिंग सिस्टम इसके कंट्रोल में है, सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है। ये तो मोटा मोटा समझ में आया। अभी इसके और क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या और काम करता है सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नोट इशू करने का मोनोपोली है इसके पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो करेंसी नोट को क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एज इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपये इसका नोट इशू करता है। इसके अपार्ट जितनी भी नोट्स वगैरह है, जो भी पैसे हैं, वो कौन इशू करता है, उसका जो एक्सक्लूसिव राइट है इशू करने का वो है आपके आरबीआई के पास, दैट इज जो सेंट्रल बैंक। ये कंफ्यूजन अवॉइड करता है कि मल्टीपल करेंसी, मतलब पता चला हर बैंक अपनी अपनी करेंसी छाप रहा है, तो फिर तो लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सी करेंसी है, कितना, कि कोई मान लो उतना कर दिया, कोई और भी उससे ज़्यादा सर्कुलेट कर दे रहा है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए सेंट्रल बैंक को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया है कि भैया आप ही इशू करिए, इससे यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सर्कुलेशन को आप पूरी तरीके से कंट्रोल करिए, आपको पता रहेगा आपने कितना इशू किया है, कितना और करना है, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी रहेगा। दूसरा, गवर्नमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सरकार के लिए सेंट्रल बैंक एक बैंकर की तरह, मतलब सरकार के भी जो डिपॉजिट वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, लेता है, एजेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब सरकार के जो काम है उनको उनके बिहाफ पे करता है, और उनको एडवाइस चाहिए, अगर कोई की फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो उनको एडवाइस भी देता है। वो कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा, कमर्शियल बैंक नहीं। ये मैनेज करता है पब्लिक के डेट को, इशू न्यू लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी कोई डिपॉजिट आ रही है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उनको लोन चाहिए तो वो उनको लोन देगा, ठीक है। मेक एंड रिसीव पेमेंट ऑन इट्स बिहाफ। कोई पेमेंट है जो सेंट्रल जो सरकार की करनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की करनी है, तो वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने बिहाफ पे करेगा। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, सरकार वाले काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का बैंक कौन है, वो है सेंट्रल बैंक। इट ऑल्सो गिव पॉलिसी एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर। गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो भी उसको सेंट्रल बैंक दे। तो गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन है, वो है सेंट्रल बैंक। हम लोग के लिए कौन बैंक है, वो है हमारा कमर्शियल बैंक। लेकिन सरकार को की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, सरकार को लोन देना, सरकार के एजेंट की तरह काम करना, वो काम कौन करेगा, वो करेगा आपका सेंट्रल स्टूडेंट। सो जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा आपका वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या, कि जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो ये होता है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल करे। मतलब कि जो सप्लाई है क्रेडिट की इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करे। कैसे करे कंट्रोल, देखो लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक, लोन आता है तो उनके पास पैसा आता है, फिर पैसे को
खर्च करते हैं। तो मान लो अगर कमर्शियल बैंक कम रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रमोट करेगा और देगा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड तो ज़्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई तो है नहीं अपने पास, पूरा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, प्राइस बढ़ाएगी कि आओ जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लेके जाओ, ठीक। प्रॉफिट के बारे में और सोचेगी, तो प्रॉफिट के बारे में सोच रही है तो पैसा बढ़ा रही है कि भाई जब सबके पास है तो हम और महंगा बेचते हैं, तो जिसके पास ज़्यादा वो ले लेगा आके आराम से। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है तो जो गरीब होते हैं वो पिसता है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक का काम है कि भाई देखेगा कि क्रेडिट कहीं ज़्यादा तो नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगाई बढ़ रही है लोगों के पास भर भर के पैसा है, फिर क्या करेगा, क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके पास क्रेडिट को कंट्रोल करने की। क्या तरीके होता है, क्वांटिटेटिव मेजर लाइक रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और क्वालिटेटिव मेजर लाइक क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये रेपो रेट वगैरह क्या होता है, रेपो रेट बेसिकली जो आपका मैं बोलूं तो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट बेटा रेट होता है बोरविंग रेट। बोरविंग रेट किस चीज़ के लिए, बोरविंग रेट फॉर कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक के लिए बोरविंग रेट होता है कि मतलब किस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से। कमर्शियल बैंक कहाँ पे जा रहे हैं, बोरो करना है पैसा, तो सेंट्रल बैंक से लेके आ रहे हैं, फिर सेंट्रल बैंक से जब बोरो करके ला रहे हैं तो फिर लोन में अच्छे से बांट रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक को अगर लग रहा है, सेंट्रल बैंक को अगर लग रहा है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा बोरोइंग रेट को हाई कि आओ लो आके हमसे पैसा, हम तुमको लोन देंगे लेकिन हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहे हैं, पहले हम 10% दे रहे हैं, अब हम 25% में आपको देंगे। आप सोचो कमर्शियल बैंक सोचेगा अरे इतना महंगा मुझे बोरो करने पड़ रहा है सेंट्रल बैंक से, तो चलो मान लो उसने बोरो भी कर लिया, फिर क्या जनता आम वाली ले लेगी उससे 30% पे, नहीं लेगी। मान लो मोटा मोटा एग्जाम्पल देते हो, ले लेगी क्या, वो तो इंटरेस्ट 25 पे लिया तो बढ़ा के तो देगा ना 30 पे, ले लेगी क्या, नहीं लेगी। तो फिर क्या होगा, क्रेडिट उतना नहीं सर्कुलेट करा पाएगी कमर्शियल बैंक, उतना लोन फैसिलिटी नहीं दे पाएगी कमर्शियल बैंक, लोगों के पास उतना पैसा नहीं आएगा तो ना उनकी पावर बढ़ेगी, उनके पास पैसा है तो डिमांड कर रहे हैं, और फिर सप्लाई कम है तो महंगाई हो रही है, फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है कि कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदा पड़ा हुआ है, कुछ डिमांड वगैरह नहीं करे, तो फिर ये क्या करती है, बोरिंग रेट को लो कर देती है कि कमर्शियल बैंक हमसे सस्ते रेट पे बोरो करके लेके जाओ, और फिर उसको आप जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको कम रेट पे क्या करो, लेंड करो, दो, लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में चीज़ें चलेंगी। तो ये इस तरीके से क्या करती है, रेपो रेट को यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्रेडिट सप्लाई को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशो, CRR एक तरीका हो सकता है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो मतलब सेंट्रल बैंक कुछ रेशो तय कर देती है कि इतना रिजर्व हर कमर्शियल बैंक को मेरे पास रखना है, कि जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका 10% आपको हमारे पास रखना है। तो सारे कमर्शियल बैंक रखते हैं वो रिजर्व, ये इसलिए रखवाती है सबका, ताकि भैया अगर आप मान लो सब इनके पास ही रहेगा हाथ में, तुम्हारे लालच के ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने चक्कर में सबको बांट ही देंगे, तो इससे अच्छा हमारे पास रखो आपके रिजर्व, ठीक है, इतना आपको कंपल्सन है रखना है, जिससे आप आउट ऑफ कैश नहीं जाओगे, तो वो रिजर्व तय कर देती है। मान लो अगर वो कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक को फिर ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, तो जब ज़्यादा रखेंगे उसके बाद इतना रहेगा ही तो कि वो लेंड कर पाए, लोगों को क्रेडिट दे पाए, तो लोगों के पास उतनी सप्लाई नहीं आएगी पैसों की, जब पैसा नहीं होगा तो उतनी डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अगर डिप्लेशन है तो वो क्या करता है, कैश रिजर्व रेशो कम कर देता है कि हमारे पास आप कम रखिए और जितना है उसको आप क्रेडिट के फॉर्म में लोगों में बांटिए, सर्कुलेशन को सही करिए मार्केट में। तो रेपो रेट, CRR, SLR बेसिकली कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टेशनरी रिक्वायरमेंट रख देती है कि इतना आपको अपने पास रखना है एज अ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व एंड ऑल, नॉट लोन, गोल्ड रिजर्व एंड ऑल, कि आपको स्टेशनरी लीगल रिक्वायरमेंट इतना पैसा अपने पास रखना है, उसके बाद जो बचता है उसको फिर क्या करना है, आपको लेंड करना है। तो अगर वो भी रेशो बढ़ा दे कि आपको ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और
इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड के फॉर्म में रखना है तो फिर कमर्शियल बैंक उसमें ही फॉर्म में रखेगी, तो फिर बांट ही नहीं पाएगी, उतना नहीं बांट पाएगी तो उतना पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन उतना नहीं जाएगा, और उस डिफ्लेशन के केस में वैसा ही अपोजिट कर देगी, कम रखेगी और बांटेगी। तो ये तरीके होते हैं क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जो आपका सेंट्रल बैंक यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्री के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको रखता है, जो कंट्री की फॉरेन करेंसी है जो आ रही है इम्पोर्ट, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो आ रही है उसके रिजर्व को रखता है, मतलब उसके पास फॉरेन करेंसी रहती है कि जब भी हमें ट्रेड करना है तो फॉरेन करेंसी को वो हमें इशू कर सकती है। तो फॉरेन करेंसी का जो भी रिजर्व है सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है, मैनेज करती है। इट मेक्स फॉरेन पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करना है हमें तो उसकी जो फॉरेन पेमेंट है वो ये करती है। रिसीव करती है फॉरेन करेंसी फॉर एक्सपोर्ट, और मेंटेन करती है कि फॉरेन करेंसी का लीगल यूज़ हो, इलीगल यूज़ ना हो। बाय कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज इट ऑल्सो हैव टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। भाई फॉरेन करेंसी होगी तभी तो हम बाहर वालों से ट्रेड कर पाएंगे, तो वो रिजर्व को मेंटेन करने का काम किसका है, वो है आपके सेंट्रल बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। तो मैंने क्लियर भी किया था कि कमर्शियल बैंक जो है वो अपना कुछ डिपॉजिट का पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, दैट इज कैश टू रिजर्व रेशो, कि कुछ डिपॉजिट का पोर्शन क्या करते हैं सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं कि कल को उनको ज़रूरत होगी तो सेंट्रल बैंक से ले लेंगे। इस तरीके से सेंट्रल बैंक उनको हेल्प करती है, उनका रिजर्व रखती है अपने पास कि जब ज़रूरत होगी तो उसे ले लेंगे। और दूसरा, उनको लोन की ज़रूरत होती है तब वो उनको लोन भी देती है, उनकी एक्टिविटीज़ को भी सुपरवाइज करती है, तो उनके लिए एक बैंक की तरह एक्ट करती है। जो खुद भी एक बैंक है कमर्शियल बैंक, उनके लिए एक एज अ बैंक एक्ट करती है, क्योंकि डिपॉजिट को लेना और उनको लोन देना। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्व, मतलब जब कमर्शियल बैंक के पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है और उसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे होते, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है उसके लिए, वो होता है उसका सेंट्रल बैंक। अब उसको इमरजेंसी लोन कौन देगा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, जिससे बैंक फेल ना हो कि डिपॉजिटर ने पैसा जमा किया, उनको पैसा नहीं दे पा रहे, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो उनकी रेपुटेशन ना खराब हो, इसलिए वो उनको पैसा देती है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन मतलब मान लो SBI कस्टमर के पास चेक आया है, HDFC कस्टमर ने चेक ड्रॉ किया है अपने बैंक का SBI कस्टमर के लिए, तो अब SBI वाला के HDFC का चेक कहाँ से क्लियर कराएगा, उसको पता है HDFC का अकाउंट नहीं है, तो वो क्या करता है, तो कमर्शियल बैंक उसका चेक तो ले लेगा बट वो तो क्लियर कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो देता है सेंट्रल बैंक को। और सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है, उसके पास हर बैंक के अकाउंट खुले होते हैं अपने पास, तो वो उनको सेटल कराता है। मान लो SBI HDFC में पैसा आना था तो SBI के पैसे से खाते से काटता है और HDFC के खाते में चढ़ा देता है उस कस्टमर के। तो इंस्टेड ऑफ बैंक पेइंग ईच अदर इन कैश, बैंक एक दूसरे को कैश थोड़े देंगे, ये लो तुम्हारे SBI लो तुम्हारे नाम पे क्या चेक आया है, तुम्हारे अकाउंट में आना है, HDFC मेरे उस पर बना दिया है, तो फिर क्या मेरे कस्टमर ने तुम्हारे नाम का चेक मुझे दे के गया है, लो कैश ले लो तुम जमा कर लेना, ऐसा नहीं होता बेटा, सेंट्रल बैंक को देगा और सेंट्रल बैंक इन लोगों की चीज़ों को सेटल करेगा। ठीक है, टाइम भी बचेगा, रिस्क भी नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। कुछ डेवलपमेंटल फंक्शन सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है, प्रमोशनल डेवलपमेंटल रोल भी है इसके, मतलब कि एग्रीकल्चर को फाइनेंस देना, उसको प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को पैसा चाहिए कम रेट पे उनको सपोर्ट करना, इंडस्ट्री को पैसा देना, बिजनेस को लोन देना, ये सब करता है जिससे कंट्री में क्या हो, चीज़ें चले आराम से। और बैंकिंग फैसिलिटी, जैसे रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो उन लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोगों को सेविंग के लिए इनकरेज करना, इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन के लिए इनकरेज करना, ये सारे काम भी डेवलपमेंट के काम भी सेंट्रल बैंक के हैं। ठीक है, तो अभी हमने कमर्शियल बैंक समझ लिया कि कमर्शियल बैंक क्या है और अभी हमने क्लियरली समझ लिया कि सेंट्रल बैंक क्या है। अब इन दोनों के डिफरेंस को बात करते हैं। तो मीनिंग में हमने क्या समझा कि सेंट्रल बैंक क्या है, ये टॉप मोस्ट बैंक है कंट्री के जो कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं बाकी सारे बैंक को। ठीक है, सारे बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम है और ये क्या है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का। कमर्शियल बैंक क्या है, ये वो बैंक है जो लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत है फॉर प्रॉफिट। ओनरशिप की बात करें तो ये ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ओन करती है, और कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट, प्राइवेट शेयर होल्डर, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव की बात की जाए तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए काम करती है और ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है।
करेंसी इशू की बात करें तो इसके पास सोल राइट है, मतलब करेंसी नोट्स को यही इशू कर सकती है। कमर्शियल बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो करेंसी को इशू करेगी। नंबर की बात करी जाए तो हमारी कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई। कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, एचडीएफसी, एसबीआई एंड ऑल। फंक्शन की बात करें तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना, बैंकर्स के बैंक की तरह एक्ट करना, ये सारे काम है इसके। इसका काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनको लोन देना और बाकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। हेड जो होता है इसका, उसको गवर्नर कहते हैं और इसके हेड को एमडी या चेयरमैन। गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। आप किस तरीके से मनी को ऑनलाइन क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं मनी को ट्रांसफ़र करने के। अभी आपको कौन कौन सा तरीका पता है ये बताओ। मैम मुझे अगर अपने फ्रेंड को पैसा भेजना होता है तो मैं यूपीआई कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ और पैसा चला जाता है। ठीक है, और कौन कौन से तरीके आपने सुने? मैम नेफ्ट सुना है बट उतना पता नहीं है क्या होता है। अच्छा, और क्या सुना है? और उतना कुछ नहीं सुना है। तो आरटीजीएस किसी किसने सुना होगा, शायद किसी ने सुना होगा। वैसे आप लोग इस जनरेशन में हो, इतना आप लोग को एक्सपोजर तो है कि आपने आरटीजीएस सुना होगा। आरटीजीएस का बेटा फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब भी जो है ना, वो इसके जो नाम से है वही आ जाएगा कि यहाँ पे जो सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, मनी का सेटलमेंट मतलब एक मनी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो जो उसका सेटलमेंट हो रहा है कि यहाँ से कटा और वहाँ पे पहुँचा, वो कैसे हो रहा है? वो रियल टाइम पे हो रहा है और ग्रॉस बेसिस पे हो रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब आरटीजीएस, ये तो क्लियर है ना, एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, पैसा भेजना, पैसे भेज पाएंगे इससे हम कैसे, तरीका समझेंगे। सो इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर मनी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मैम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड का ट्रांसफर जो है वो हो पाता है। इस आरटीजीएस एक ऐसा सिस्टम है इसको यूज करके, ठीक है। लेकिन वो जो फंड का ट्रांसफर है वो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस। अब ये रियल टाइम क्या है? रियल टाइम का मतलब क्या समझ रहे हो आप? कि मैम जिस टाइम पे भेजा उस टाइम पे चला गया, उसी रियल टाइम को कह सकते हैं हम। और ग्रॉस बेसिस क्या है? ग्रॉस बेसिस क्या मतलब जितना भेजा उतना नहीं गया, कुछ कट के गया, ऐसा कुछ या क्या? तो समझते हैं। तो रियल टाइम मतलब ये है कि सेटलमेंट हैपेंस इंस्टेंटली एज सून एज द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस। जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ वैसे ही सेटलमेंट हो गया। मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ वैसे ही दूसरे अकाउंट में पैसा आया, उधर से कटा उधर से आ गया। ठीक, तो ये रियल टाइम पे मतलब वेट नहीं करना है आपको, वेट पीरियड नहीं है कोई। यहाँ से गया और वहाँ पे इंस्टेंटली क्या हो गया? सेटल हो गया। नेक्स्ट इज ग्रॉस सेटलमेंट है, मतलब ईच ट्रांजैक्शन इज सेटल इंडिविजुअली विदाउट बंचिंग या ग्रुपिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। जैसे जो आपका इससे बात पढ़ोगे नेफ्ट, उसमें क्या होता है जब ट्रांजैक्शंस आप करते हो, मतलब अपने बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में भेजते हो, तो उसमें क्या होता है कि बैंक वाले क्या करते हैं, वेट करते हैं हाफ एन आवर कि जिसका आना है वो आ जाए, एंड देन हम आधे घंटे बाद सबका एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वो उस तरीके से काम करते हैं कि बैचेस में सबका वेट करते हैं, उस आधे घंटे के दौरान जितने भी मान लो नेट के थ्रू लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आ जाए, एंड देन हम क्लियर करेंगे एक साथ आधे घंटे बाद। तो हमें वहाँ वेट करना पड़ता है और सेटलमेंट तुरंत नहीं होता है, रियल टाइम पे भी नहीं होता और इंडिविजुअली नहीं होगा, बैचेस में होता है। ठीक है, बैचेस में होता है, मतलब पहले सारे आ जाएंगे, फिर हम उसको ग्रुप करके देन हम उसको भेजेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने भेजा और आपका तुरंत सेटल हो गया, ये बैंक वाले वेट नहीं करेंगे हाफ एन आवर की जितने आने उतने आ जाए, एंड देन हम ग्रुप करके फर्दर ट्रांसफर करेंगे, वो नहीं होता है। ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली ही सेटल हो जाता है विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। ठीक, तो इसीलिए कहेंगे कि आरटीजीएस फास्टेस्ट और मोस्ट इंस्टेंट है। अगर आपको जल्दी पैसा भेजना मान लो इमरजेंसी, तो आप आरटीजीएस करोगे। क्यों? क्योंकि तुरंत पैसा चला जाएगा, वहाँ पे आप बैंक वाले वेट नहीं करेंगे कि हाफ एन आवर का स्लैब लेके चल रहे हैं कि और ट्रांजैक्शन जितने आने हैं वो आ जाए, एंड देन हम मिलके सब मिला के क्लियर करेंगे आधे घंटे बाद। तो फिर आधे घंटे का इतने का समय तो लग जाएगा आपको, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंट हो रहा है। तो आरटीजीएस उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हाई वैल्यू पेमेंट, मान लो कोई बहुत ही बड़ा पेमेंट करना है तो उसके लिए तो आप मतलब आपको तो है क्या, तुरंत भेजा तुरंत चला जाए। मान लो आपको पेमेंट करना है 20 लाख का और आपको मान लो वेट करना पड़ा, तो उतने दिन में तो देर तक तो आपके सांसें रुके रहेंगी, पता नहीं पैसा सेटल होगा नहीं होगा, तो फिर उसके लिए बेटर है कि आप आरटीजीएस कर लो। ठीक,
नेक्स्ट है नेफ्ट, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट भी एक तरीका है पैसे को ट्रांसफर करने का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर एमसीक्यू आने हैं तो एमसीक्यू में ये आएगा आरटीजीएस का फुल फॉर्म और नेफ्ट का, वो घुमाएगा, नेशनल को बोल देगा नेट, तो आप सोचोगे अरे शायद नेट ही पढ़ा था, तो याद रखना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। नेफ्ट इज अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम, पूरी कंट्री में आप इसको यूज कर सकते हो। डेट अलाउ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर अकाउंट, मतलब यहाँ पे भी फंड का ट्रांसफर होगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, लेकिन आरटीजीएस के तरह जो सेटलमेंट होता है नेफ्ट में वो रियल टाइम नहीं है बेटा। वहां पे क्या था? रियल टाइम, जैसे भेजा वैसे सेटल हुआ। यहाँ पे रियल टाइम नहीं होगा, यहाँ पे रियल टाइम में सेटलमेंट नहीं होता है। ट्रांजैक्शन बैचेस में सेटल्ड होते हैं एट अ स्पेसिफिक इंटरवल में। बताना कि बैंक वाले मान लो आधा घंटा वेट कर रहे हैं कि आधे घंटे में जितने हाफ एन आवर 30 मिनट्स कि हाफ एन आवर में जितने भी आने हैं ट्रांजेक्शन होने हैं वो आ जाए हमारे पास, एंड देन हम बंचेस में सबको इकट्ठा क्लियर करेंगे। तो फिर वो रियल टाइम में आपने मान लो ट्रांजेक्शन किया तो वो उस टाइम पे नहीं होगा, जब तक बैंक आधा घंटे का वेट करेगा, जब सब आ जाएंगे देन वो क्लियर करेगा। तो उसके लिए इंस्टेंट अगर भेजना है तो आरटीजीएस करो, नेफ्ट फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी भी यही है कि ट्रांजेक्शन बैचेस में क्या होते हैं? सेटल होते हैं एट स्पेसिफिक इंटरवल। तो मेनली जो स्मॉल ट्रांजेक्शन है या मीडियम वैल्यू का ट्रांजेक्शन है तो लोग उसको नेफ्ट से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो मोड है ट्रांसफर का वो है IMPS, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। खुद ही बता रहे हैं अपने नाम से कि जो भी पेमेंट की सर्विस मिल रही है वो कैसी है? इमीडिएट है, मतलब इमीडिएट ही पेमेंट होगा। IMPS इज अ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो अलाउ करता है कि आप फंड को ट्रांसफर करिए इमीडिएटली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM। आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, UPI करते हो, गूगल पे करते हो, इन सब में क्या होता है? इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर होता है, मैंने इधर से भेजा उधर तुरंत सेटल हुआ, ठीक, उधर आ गया। तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है कि फंड को आप ट्रांसफर कर दो इमीडिएटली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM आप यूज करते हो, मतलब इंटरनेट बैंकिंग में बेसिकली लिंक कर लेते हो अपने अकाउंट को, उसके थ्रू आप भेज लेते हो। मोबाइल बैंकिंग आपको पता है अवेलेबल है, और ये 24/7 अवेलेबल रहती है, चाहे बैंक हॉलीडे हो, संडे हो, आप UPI तो कर ही लेते हो ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मनी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, अकाउंट नंबर IFC, मतलब अपने कभी कभी आपको जब पैसा ट्रांसफर होता है वहाँ पे बैंक डिटेल आते हो ना कि ये है, और IFC कोड ये है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इन सबसे आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। और फिर उससे आप अगर जैसे UPI वगैरह में फॉर्म फिल के ID वगैरह लेते हो जिसमें आप पूरा अपना डिटेल देते हो कि बैंक अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है, और OTP वगैरह डाल के लॉगिन करते हो, एंड देन आप उस अकाउंट के थ्रू क्या कर सकते हो? ईजिली इंटरनेट बैंकिंग सबकी यूज से मनी को इंस्टेंटली ट्रांसफर कर लेते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये सब किसके अंदर आएंगे? ये सब IMPS के अंदर आएंगे, डेट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट। पेटीएम का एग्जाम्पल किससे सुना है? कौन पेटीएम वगैरह करता है? पेटीएम वॉलेट होता है कि नहीं होता है? उसमें होता है ना पेटीएम वॉलेट। उसमें क्या करते हो? आपको रिचार्ज करना होता है, मतलब पैसे बैंक अकाउंट से उसमें ट्रांसफर करने होते हैं, देन कहीं पेमेंट करना होता है तो आप लोग वॉलेट से कटवाते हो पैसा, है ना। ऐसे आपने देखो जब शॉपिंग करते हो तो अमेजॉन वाले भी अमेजॉन पे बैलेंस देते हैं, उस पर आप रिचार्ज करा लेते हो, फिर अमेजॉन से कुछ खरीदते हो तो उससे पेमेंट कर लेते हो। तो वॉलेट बेसिकली क्या है? जैसे आपके पास वॉलेट रहता है उसमें पैसे रहते हैं, वैसे ही आजकल क्या है? ऑनलाइन वॉलेट चल रहे हैं, मतलब मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट, ये डिजिटल वर्जन है वॉलेट का ही। जैसे वॉलेट में पैसे रहते हो तो निकाल के पेमेंट करते हो, वैसे ही जो ई वॉलेट है उसमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देते हो, फिर जब भी कोई पेमेंट करना होता है तो आप उस वॉलेट से ही पैसा निकाल के क्या करते हो? पेमेंट कर देते हो। तो मोबाइल वॉलेट इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ वॉलेट जो अलाउ करता है कि आप मनी को स्टोर करो इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन पैसा सेफ रहेगा, और जब आपको पेमेंट करनी है तो आप अपने मोबाइल फोन से कर दोगे। फर्स्ट आपको उसमें क्या करना था? मनी को लोड करना होता है अपने बैंक अकाउंट को यूज करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप पैसे डालना चाहते हो वॉलेट में डालोगे। उसके बाद कहीं भी पेमेंट करना है तो आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर दोगे, उससे बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा। चाहे आपको शॉपिंग के दौरान करना है, टिकट बुक करनी है तो करनी है, पेटीएम वॉलेट, इन सबसे क्या करते हो? पेमेंट करते हो। वॉलेट में पैसा कैसे आएगा? जब आप पैसा डालोगे अपने बैंक अकाउंट से उस पर ट्रांसफर करोगे।
देन आपको बार बार बैंक अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे वॉलेट से निकाल के देते हो वैसे ई वॉलेट से निकाल के पेमेंट करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ विड्रॉल सिस्टम की कि किस किस तरीके से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, एटीएम समझेंगे, क्रेडिट कार्ड नाम सुना हो ही होगा, डेबिट कार्ड, ये सब समझेंगे कि क्या होता है और हम इनका कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एटीएम, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने एटीएम ना यूज़ किया हो सकता है किसी ने ना यूज़ किया, बट ऐसा होगा ही नहीं, गए तो ज़रूर होगे, देखा तो होगा ही आपने एटीएम। और एटीएम होता क्या है, एटीएम के साथ तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं फुल फॉर्म को लेके और गलत ही फुल फॉर्म बोल देते हैं, तो एग्ज़ाम में फिर घुमाएगा। और मैं बोल रही हूँ चाहे वो आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो, आईएमपीएस हो, इनकी फुल फॉर्म एमसीक्यू में आने हैं, तो प्लीज़ देख लेना, समझ लेना। वो नेशनल को नेट करेगा और आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, तो नहीं होना है आपको, ठीक है। अभी हम बात करने वाले एटीएम की, डेट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लोग बोलते हैं एनी टाइम मनी, एनी टाइम मनी नहीं, लिख के आ जाना। फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम एक मशीन है, ऑफ कोर्स मशीन होती है, आपने देखा होगा ऐसी मशीन होती है बैंक वगैरह के बाहर भी रखी रहती है, मतलब रूम बना रहा तो वहाँ रखी रहती है, अदर अदर जगह में बैंक ना भी हो तो भी एटीएम बनाए जाते हैं, है ना। तो एटीएम क्या है, एटीएम एक मशीन है जो अलाउ करती है कस्टमर को कि वो विड्रॉ करे और डिपॉजिट करे। एज पहले क्या होता है, सिर्फ विड्रॉ कर सकते थे पैसा, अभी क्या पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी है वहाँ पे, मैंने किया भी, आपने भी किया होगा। तो एटीएम अलाउ करती है कस्टमर को कि वो विड्रॉ करे और डिपॉजिट करे मनी को एनी टाइम। मतलब एटीएम ऐसा नहीं कि एक टाइम है जैसे बैंक गए कि सुबह इतने बजे से 4 बजे तक, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एटीएम है वो आपके पास 24 घंटे खुले हैं, आप जब भी मन है आप जाइए, रात में जाइए, 2 बजे जाइए, 4 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, एटीएम आपको मिल जाएगा, वहां से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो एटीएम इज अ मशीन दैट अलाउ कस्टमर टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी एनी टाइम बाय यूजिंग एटीएम कार्ड एंड पिन। आपको कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, ठीक है। तो उस एटीएम कार्ड से क्या कर सकते हो, उसमें पिन वगैरह डालना होता है, पूछता है एटीएम कार्ड डालते हो आप, फिर पिन विन डालते हो आप, और फिर आपका क्या होता है, पैसा निकल जाता है। तो यही बोल रहा है कि एटीएम कार्ड को यूज़ करके पिन विन, जो भी पर्सनल, पिन का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको डाल के क्या कर लेते हो आप, पैसा विड्रॉ कर लेते हो। काम क्या है भाई, काम ये है कि 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल है। जब भी बैंक क्लोज है और आपको पैसों की ज़रूरत है, आप एटीएम जाओगे और वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लोगे। जैसे रिया है, उसको 2000 विड्रॉ करने हैं अपने एसबीआई अकाउंट से, तो वो क्या करेगी, नाइट में विड्रॉ करने, अब रात में बैंक तो नहीं खुलेगा, तो क्या करेगी, वो एटीएम जाएगी, एटीएम कार्ड लेके और अपना पिन विन डाल के पैसा निकाल लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटीएम। नेक्स्ट है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड देखा होगा आपने, अपने बैंक अकाउंट होगा, आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, नहीं तो आपके भाई बहन है बड़े या आपकी फैमिली है, आपने उनका डेबिट कार्ड देखा होगा। तो बेटा डेबिट कार्ड क्या होता है, मैम एक कार्ड होता है, हाँ, उसका काम क्या है, कहाँ से मिला है वो कार्ड, मैम वो बैंक ने इशू किया, ठीक है। कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। किसको इशू करेगा, किसी को भी इशू कर देगा, कोई भी चला जाएगा बैंक बोलेगा हमें भी दे दो भाई डेबिट कार्ड, तो उसको भी दे देगा, नहीं, जिसका अकाउंट है वहाँ पे उसको देगा ना, तो कस्टमर को देगा, हु हैव डिपॉजिटेड मनी इन देयर अकाउंट, जिन्होंने अपने अकाउंट में क्या किया है, मनी डिपॉजिट किया हुआ है। When they use the card, money is directly deducted from their bank account. और जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, अपना अकाउंट यूज करते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपका जो भी पैसा है वो डेबिट कार्ड से क्या होता है, कट जाता है। तो कैन बी यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम और मेक डायरेक्ट पेमेंट इन शॉप। एटीएम में एटीएम कार्ड क्या, डेबिट कार्ड ही तो लेके जाते हो और डेबिट कार्ड का जो पिन है वो डालते हो तो एटीएम से पैसा निकलता है, तो विड्रॉ कर लेते हो। एटीएम में कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड लेके जा रहे हैं, उससे पैसा निकाल रहे हैं, तो डेबिट कार्ड यूज होता है एटीएम से पैसा निकालने के टाइम। और जैसे आप शॉप पे जाते हो तो बोलते हैं नहीं मैम कार्ड पेमेंट करेंगे या कैसे, तो डेबिट कार्ड आप स्वाइप करते हैं, पिन डालते हैं एंड पेमेंट हो जाता है, ठीक। तो डेबिट कार्ड पेमेंट करने के लिए, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉप में, इन सब जगह भी पेमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। किसको इशू करता है, कस्टमर को इशू करता है। कौन से कस्टमर, जिन्होंने मनी डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में, और जब भी वो कार्ड को यूज करते हैं, ठीक है, पैसे का पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, उनके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है जितना उन्होंने पैसा निकाला है। इफ अर्जुन हैज 15,000 इन हिज बैंक अकाउंट, सपोज करो अर्जुन है, आप उसके पास क्या है, 15,000 रुपए है उसके बैंक अकाउंट में,
और उसने शूज खरीद लिए 3,000 के, और पेमेंट कैसे किया? डेबिट कार्ड के थ्रू। तो क्या अभी बैंक अकाउंट में 15,000 रहेंगे? नहीं, 3,000 तो यूज कर लिए ना, तो बैंक अकाउंट से क्या होंगे? कट जाएंगे 3,000। अब कितना बचेगा अकाउंट बैलेंस? अब अकाउंट बैलेंस आपका दिखाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, आ गया समझ में आपको डेबिट कार्ड क्या है? देखा होगा ऐसे होता है, अलग अलग बैंक अलग अलग डिजाइन बना बना के देती है आपको डेबिट कार्ड। नेक्स्ट इसके अलावा एक कार्ड आता है, वो आता है क्रेडिट कार्ड। अभी ये क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट मतलब समझ में आता है आपको? क्रेडिट मतलब क्या? लोन। तो क्रेडिट कार्ड क्या? वो कार्ड जो आपको पैसे लेंड कर रहा है। मतलब क्या? एक ऐसा टाइप ऑफ कार्ड जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। तो क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक। बैंक क्या करती है? अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तब भी आप इस कार्ड को यूज करके पैसा निकाल सकते हो, और जितना पैसा आप निकालेंगे, तो मान लो मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 रुपया पड़ा था और मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, बैंक से मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई थी कि आप मान लो 20,000 तक का निकाल सकते हो। मेरे में बैंक अकाउंट में पैसा तो नहीं है, फिर भी मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी। कैसे? कि बैंक ने मुझे लिमिट दी हुई थी। अभी 10,000 का मैंने पेमेंट किया, पैसे तो नहीं थे, तो बैंक ने मुझे एक तरीके से क्या दिया? उधार दिया। अब वो क्या करेगी? इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और जब मुझे इसका पेमेंट करना होगा तो मैं ब्याज सहित उसको वो पेमेंट करूंगा। ठीक, तो इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक। द कस्टमर डज नॉट नीड टू कीप मनी इन देयर अकाउंट। पैसे रखने की जरूरत नहीं है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है आपके पास। द बैंक लेंड मनी फॉर द पेमेंट। जब भी आप पेमेंट करोगे तो बैंक आपको क्या करेगी? लेंड करेगी, पैसा दे देगी उधार पे। द कार्ड होल्डर हैज टू रीपे द बैंक लेटर, बट ये नहीं कि उसने खैरियत में दिया, भाई आपको उसको रीपे करना होगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट डिले हो जाता तो और भी चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी भी लगेगी। allows buying good and service immediately even there is no money in the account with the promise to pay later। मतलब आप प्रॉमिस करते हो बैंक को कि मैं पेमेंट वगैरह जो है वो जो मैं कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, तो मैं उसका पेमेंट आपको कर दूंगा। हो सकता है बैंक जब तक एक टाइम दे रही कि इतने दिन तक होगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, और उसके बाद जैसे आपने डिले किया तो इंटरेस्ट भी पड़ेगा, तो वो भी है। जैसे नेहा है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसको फ्लाइट टिकट बुक करनी थी 10,000 की, लेकिन उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था। मान लो उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 थे और उसको 10,000 चाहिए थे, तो उसके पास क्या है? क्रेडिट कार्ड। तो जो भी ऊपर वाली लिमिट है वो क्या है? वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। ठीक है, और बैंक ने जो आपको 5,000 उधार दिए हैं वो आपको बैंक को वापस करने पड़ेंगे, जो भी पीरियड डिसाइडेड है। दैट इज इनके केस में 30 to 45 डेज तक उनको क्या करना है? उसका पेमेंट करना है बैंक को, जो उन्हें क्रेडिट कार्ड के थ्रू फैसिलिटी मिली है। अब आते हैं क्या डिफरेंस है एटीएम में, डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में। ये आपके सिलेबस में है, और हो सकता है वो आपसे अलग अलग ना पूछे, एक ही कॉमन क्वेश्चन दे दे, और ये चेक कर ले कि आपको इन तीनों के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीएम की। तो एटीएम क्या होता है? एटीएम एक मशीन है जो जिससे हम क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं मनी को या डिपॉजिट करते हैं एटीएम कार्ड और पिन को यूज करके। समझा था अभी? डेबिट कार्ड क्या है? ये कार्ड है जो कि आपके बैंक अकाउंट से क्या है? लिंक्ड है, और जैसे ही आप कोई पेमेंट करते हो वैसे ही बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये कार्ड है जो अलाउ करता है आपको कि आप मनी बोरो कर सकते हैं बैंक से, और आपको वो जो पैसा आपने बोरो किया है उसके आपको क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा बैंक को बाद में। सोर्स ऑफ मनी क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके खुद के बैंक अकाउंट से ही आ रहा है। एटीएम मशीन अपने पास से थोड़ी ना दे रही है, आपने अपना डेबिट कार्ड लगा रखा है उस पर, उससे कट रहा है, उससे पैसे निकाल रहे हो आप। डेबिट कार्ड में पैसा आपके ही अकाउंट से आ रहा है ऑफ कोर्स, क्रेडिट कार्ड में पैसा आपके अकाउंट से नहीं आ रहा है, वो बैंक आपको लोन दे रही है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो एटीएम कार्ड और पिन की ज़रूरत है एटीएम से पैसा निकालने के लिए, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। डेबिट कार्ड के लिए भाई आपके पास पैसे ही होने चाहिए अकाउंट में, पैसे ही नहीं है तो डेबिट कार्ड से पेमेंट ही क्यों होगा? पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे ना हो तब भी पेमेंट होगा, लेकिन बैंक से लिमिट अप्रूव करानी होगी तभी होगा। यूजेस की बात करें तो एटीएम का यूज़ क्या है? कैश को विड्रॉ करने के लिए करते हैं, डिपॉजिट करने के लिए, और आप बैलेंस भी चेक करा लेते हो कितना है मेरा। डेबिट कार्ड का यूज़ क्या है? कैश को विड्रॉ करना, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट। कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम में जाके डेबिट कार्ड लगा के, कोई शॉपिंग कर रहे हैं उसकी पेमेंट डेबिट कार्ड से हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड का क्या यूज़ है? शॉपिंग, ट्रैवल बिल, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका पेमेंट करना। पेमेंट के टाइमिंग बात करें तो पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, एटीएम से पैसा निकाला तुरंत हाथ में आया।
डेबिट कार्ड की बात करें तो इमीडिएटली पेमेंट कट हो जाएगा, जैसे आपने पेमेंट कर दी वैसे ही पैसा डेबिट कार्ड से कट जाएगा। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो लेटर, बिल हर महीने जनरेट होता है और आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, पे करना होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रिया 2000 विड्रॉ करती है फ्रॉम एटीएम एट नाइट, जैसे एटीएम का काम क्या आप वैसे विड्रॉ कर सकते हो। डेबिट कार्ड का क्या है कि अर्जुन ने शूज़ बाय किए 3000 के और अमाउंट इमीडिएटली उसके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। और क्रेडिट कार्ड का क्या है, जो हमने देखा था कि उसके पास पैसे नहीं थे, 10,000 की टिकट करनी थी और उसके पास क्रेडिट कार्ड था, तो उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, बैंक ने उसको वो पैसे दे दिए और उसको अब उसका रीपेमेंट करना होगा 30 to 45 डेज में, राइट। सो ये था आपका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने हैं जब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन जो क्राइम है वो है, ठीक है, और उससे आपको अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। रॉन्ग अगर आप ओटीपी वगैरह किसी को दे, मतलब एटीपी दे देते हो, रॉन्ग नहीं दोगे सही दोगे, आप एटीपी दे देते हो किसी रॉन्ग पर्सन को, तो क्या होता है आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने का खतरा आता है। एटीएम मशीन जाते हो, मान लो वहाँ पे भी कभी देखा होगा पैसे फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकलते हैं, बाद में बहुत बार मैंने केस सुना है, मेरे घर में भी होता है, पैसे फंस जाते हैं और नहीं निकलते हैं और आप कितनी भी कोशिश करो नहीं निकलता है और उसके बाद पैसे बैंक से कट जाते हैं और फिर ये प्रॉब्लम आती है कि चोर लोगों ने चिप वगैरह लगाई रही होती है और फिर वो आपके जाने के बाद ही पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या गार्ड मिला होता है। तो इस तरीके के काफ़ी फ्रॉड वाले केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रिकॉशन लेने होंगे, लोग बहुत इसलिए भी डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट और इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पैसे ऑनलाइन कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, या एटीएम मशीन से डरते हैं पैसा निकालने में कि कहीं पैसे फंस ना जाएं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होंगे जब आप इन सबको यूज़ करेंगे। पहला तो ये है कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट रखिए, मतलब जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो बैंक के साथ अपडेट रखिए ताकि आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए। आपने देखा होगा कि जैसे पैसा आप निकालते हो वैसे तुरंत अलर्ट आता है ना कि अब इतना पैसा विड्रॉ हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो आप प्लीज़ इसमें मैसेज करें, ठीक है, स्टॉप करवाएं। तो अगर आप फ़ोन नंबर अपडेट नहीं रखोगे बैंक के साथ तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पैसा कौन निकाल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए, अलर्ट नोटिफिकेशन के लिए आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट इज की बैंक हेल्पलाइन हैंडी, जो भी आपका बैंक के हेल्पलाइन नंबर है वो आप नोट डाउन रखें, ठीक है। नोट द कस्टमर केयर नंबर ऑफ योर कार्ड इशूअर सेपरेटली, जो भी आपके कार्ड इशूअर जिन्होंने आपको कार्ड इशू किया है उनका जो भी कस्टमर केयर का नंबर अपने पास रखो कि ज़रूरत पड़े तो आप उनको कांटेक्ट कर पाओ। इन्फॉर्म ट्रैवल डिटेल्स, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मान लो फॉरेन जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो अपने बैंक को बता के जाइए, अदरवाइज कोई यूजुअल ट्रांजैक्शन में भी हो रही हो कंट्री के अंदर या आपके ही और आप बाहर हो तो उसको वो ब्लॉक कर पाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि आप बाहर हैं। एक्टिवेट अलर्ट्स, जो भी अलर्ट्स हैं कि आपको एसएमएस मिलते रहें, ईमेल आते रहें, उनके लिए आप एक्टिवेट रखें, उनको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। अवॉइड अनसेफ एटीएम, कोई अनसेफ एटीएम आपको लग रहा है, कोई मशीन है जो कब बहुत टाइम से नहीं यूज़ है, डर्टी है, ब्रोकन है, तो आप उसको मत यूज़ करें, ठीक। चेक एटीएम स्क्रीन में मैसेज, डोंट फॉलो अनयूजुअल इंस्ट्रक्शन, एटीएम इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, अपने पिन को दोबारा एंटर करें, अनयूजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करें। स्क्रीन में देखिए एक बार ही वो आपसे पिन डलवाता है, बार बार वो क्यों पूछ रहा है, क्या कुछ उसमें फ्रॉड हो रहा है, वो आप देखते रहेंगे। वॉच फॉर टैम्परिंग, इफ एटीएम पार्ट लुक लूज और क्रूक्ड someone may have fixed a skimming device, अगर आपको लगता है कि एटीएम पार्ट जो है वो बहुत लूज है, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका लूज लग रहा है, आपको पैसे जहाँ से निकला वो ढीला ढीला लग रहा है, कुछ भी लग रहा है आपको, तो समझ जाओ कि कुछ डिवाइस वगैरह इंस्टॉल की गई होगी फ्रॉडर्स के थ्रू, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है, कि नहीं निकालना है फिर वहाँ से। बी अलर्ट ऑफ स्ट्रेंजर, एटीएम अगर आपको लग रहा है आपके आसपास सस्पिशियस पीपल हैं तो मत यूज़ करें आप वहाँ पे। कार्ड स्ट्रक कॉशन, अगर आपको लगता है मेरा कार्ड फंस गया है और तो आपको करना ये कि आप लोगों से, मान लो स्ट्रेंजर्स हैं वो मिले हुए, वही आपकी हेल्प कर दे रहे हैं, सीवीवी नंबर वगैरह ले रहे हैं, तो आप उन पे मत बिलीव करो, ठीक है, उनसे मत हेल्प लो, आप बैंक को तुरंत कॉल करो कि मेरा कार्ड यहाँ पे फंस गया है और वो आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप एटीएम, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट आता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स कितने टाइप के हो सकते हैं मैम। फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो हमें समझ में आया कि फ्रॉड होते हैं हमारे साथ, लेकिन किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं जो कि हमारे मनी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला तो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड मतलब क्या,
व्हेन समवन स्टील और मिस यूजेस अ पर्सन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, मान लो आपका जो क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है, किसी ने क्या किया, उसको चुरा लिया है, ठीक है, उसको स्टील कर लिया और वो क्या कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, मतलब जो भी डिटेल्स हैं उसकी वो यूज कर रहा है बिना परमिशन के, आपके वो परचेज कर रहा है, मनी विड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या है, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड। बहुत बार होता है लोगों की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लोग ले लेते हैं और शॉपिंग वॉपिंग करके उससे पेमेंट कर देते हैं और आपको बाद में लगता है इतना पेमेंट कैसे हो गया, मैं तो कुछ खरीदा भी नहीं, तो वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है। अगर कोई चुरा ले जाता है तो आपको बैंक को फिर इस केस में इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक। होता कैसे है, थेफ्ट ऑफ द फिजिकल कार्ड, आपका फिजिकल कार्ड ही किसी ने चोरी कर लिया, ठीक, उससे जो भी कार्ड की डिटेल है वो कॉपी कर ली, लाइक सीवीवी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कार्ड नंबर क्या है, फिर हो सकता है आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे कि सर आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, आप बताइएगा, और जहां आपने ओटीपी बताया उसने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये तरीके नहीं करने हैं, आपको अलर्ट रहना है। ऑनलाइन फ्रॉड में वो यूज़ कर सकता है उसको, ठीक है, फेक एसएमएस भेजने के लिए हैगा, आपको ओटीपी वगैरह आप दे दोगे, ठीक है, ये नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्रिमिनल इंस्टॉल करते हैं स्कीमिंग डिवाइस एट एन एटीएम, आपने देखा होगा एटीएम में क्या है, स्कीमिंग डिवाइस इंस्टॉल कर लेते हैं वो, जैसे रवि ने क्या किया, अपना डेबिट कार्ड एंटर किया, वैसे ही डिवाइस ने क्या किया, उसका डेटा कॉपी कर लिया कि इसका नंबर क्या है कार्ड का, सीवीवी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और बाद में क्या किया, इंफॉर्मेशन यूज़ करी जो भी फ्रॉड कर रहे हैं फ्रॉडस्टर ने, जिससे वो मनी को ऑनलाइन विड्रॉ कर लेंगे विदाउट रवि नॉलेज। रवि को तो लगेगा कि मेरे कार्ड का नंबर कैसे पता चल गया, उनको मेरा सीवीवी कैसे पता चल गया, वो ऐसे पता चल गया कि उन्होंने एटीएम में क्या लगा रखा था, स्कीमिंग डिवाइस, और उसके थ्रू उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या किया, ले लिया, ठीक है। तो एक ये तरीके का फ्रॉड होता है। दूसरा है फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड, ये भी मनी के टर्म में ही फ्रॉड किया जाता है, मतलब जब कंपनी जानबूझ के अपने अकाउंट को मैनिपुलेट करती है, मतलब वो ये दिखाना चाहती है कि हमने बहुत प्रॉफिट कमाया, जिससे क्या इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाए और पैसा लगाना शुरू कर दे, बैंक हमें लोन दे दे, बट ऐसा नहीं हुआ है, आपने क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया है, मतलब झूठा झूठा दिखाया है अपने अकाउंट्स को हाइप करके, लाइक एसेट को आपने बढ़ा दिया, लाइबिलिटीज़ को आपने छुपा दिया, फेक प्रॉफिट दिखाया जिससे लगे कि फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर पैसा लगा देंगे, बैंक्स आपको लोन दे देंगी, बोनस शो हाइयर प्रॉफिट फॉर बोनसेस एंड टू हाइड लॉस, बोनस के लिए आप हाई प्रॉफिट दिखा रहे हैं और लॉस छुपाने के लिए आप हाइड कर रहे हैं, लॉस को हाइड कर रहे हैं ताकि अट्रैक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे, ठीक है। जैसे कंपनी ने दिखाया कि उसने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बल्कि उसने सिर्फ 10 करोड़ का ही कमाया, तो ये 40 करोड़ का वो हाइप दिखा रहा है, इसलिए हाइप दिखा रहा है क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाना चाहता है बैंक को और इन्वेस्टर्स को, और वो उनसे धोखा देके क्या करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, फ्रॉड है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस फ्रॉड। इंश्योरेंस फ्रॉड मतलब क्या, fraudulent claim made to an insurance company to get money or benefit which the person is not actually entitled to। लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, मान लो कार का इंश्योरेंस ले लिया और कार में उतना नुकसान नहीं हो, फिर भी वो इतना बढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, आग लगी है माल उतना जला नहीं, फिर भी वो दिखाएंगे कि बहुत जल गया, जिससे इंश्योरेंस कंपनी उनको ज़्यादा क्लेम दे दे और फिर वो उससे पैसे से प्रॉफिट बना ले, ठीक है। उनको बेनिफिट मिलना नहीं था लेकिन वो बेनिफिट वो लेना चाह रहे हैं फ्रॉड करके, तो ये भी इंश्योरेंस फ्रॉड होता है। एक्सगरेटिंग डैमेज आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपने जो भी डैमेज है उसको एक्सगरेट बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि बहुत हो गया, जबकि उतना नहीं हुआ था। फेकिंग डेथ और इलनेस टू क्लेम इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप डेथ दिखा रहे हो कि फेक कर रहे हो कि डेथ हो गई है इनकी, आप पैसा दे दीजिए, ठीक है, और अपने आप को बीमार दिखा रहे हो ताकि वो पैसा दे दें आपको बीमारी के चक्कर में, तो ये सब क्या है, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आपको वो पैसा मिलना नहीं चाहिए बट आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जिससे उस कंपनी को लगे कि नहीं इनको तो ज़रूरत है और वो आपको वो क्लेम दे दें। जैसे कार ओनर इंटेंशनली अपने कार में खरोचे लगा लेता है और फिर क्लेम करता है कि मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है और 2 लाख रुपए मुझे कंपनी से चाहिए, तो ये फ्रॉड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बट वो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कंपनी का। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड क्या होता है, मतलब स्टीलिंग और मिस यूजिंग समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या, आपके मेंटल लेवल के उसमें, मतलब कि इनटेंजिबल कहेंगे, मतलब आप छू नहीं सकते हैं उसको बट आप इसको फील कर सकते हैं, किसी के इंटेलिजेंस, किसी के आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, उसको जब आप चुरा लेते हो, किसी ने अपना कोई लोगो बनाया अपनी क्रिएटिविटी के साथ, आपने उसको चुरा लिया, किसी ने कोई रेसिपी बनाई अपने दिमाग से, आपने उसको चुरा लिया,
ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मिसयूज करना, स्टील करना। क्यों आप चुरा रहे हैं? ताकि आपका फायदा हो जाए, आप उससे पैसे बना लें। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि पैसा सिर्फ टेंजिबल चीज़ों को ही आप चुराएं और वहाँ से अपना फ़ायदा उठाएं। आप इनटेंजिबल चीज़ें भी चोरी करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड में आएगा। स्टीलिंग और मिस यूजिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी का आइडिया चुराना, उस आइडिया पे फिर अपना बिजनेस सेटअप कर लेना और खुद प्रॉफिट कमाना, किसी के इन्वेंशंस को चोरी करना, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, बिना उनकी परमिशन के, आपने उनसे परमिशन नहीं ली, बस अपने फायदे के लिए आपने उसको यूज किया। लाइक कॉपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट लाइसेंस, किसी ने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया, मान लगा कि आपने उसको क्या क्या कॉपी कर लिया। यूजिंग फेक ब्रांडेड लोगो, फेक ब्रांड लोगोस आप यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं लोगों के लोगों को अपने प्रॉफिट के लिए। रजिस्टरिंग समवन एल्स पेटेंट और डिजाइन एज योर ओन, किसी और का पेटेंट और आपने अपने नाम पे उसको रजिस्टर करा दिया, ठीक है, अपने फायदे के लिए। अ स्मॉल डिजाइनर क्रिएट अ यूनिक, एग्जाम्पल समझते हैं, एक स्मॉल डिजाइनर था, वो क्या है, यूनिक बना, मतलब ब्रांड के क्लोथ्स बनाता था। एंदर कंपनी ने क्या किया, उसके ब्रांड नेम को कॉपी कर लिया, उसके लोगो को कॉपी कर लिया, और अब वो क्या करता है, उसी के नाम को यूज करके, उसी के ब्रांड को यूज करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने लग गया। तो ये क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं उसको यूज करके। मान लो किसी का ब्रांड है, वो स्टैब्लिश है, ठीक है, लोग उससे ले रहे हैं प्रोडक्ट, आपको पता है उसकी बहुत मार्केट, आपने क्या किया, उसी का ही लोगो चुरा लिया और उसी के लोगो को चुराते हुए नकली प्रोडक्ट बनाने लग गए और उसके ही नाम पे बेच रहे हैं। कस्टमर तो बेवकूफ़ बन जाएगा, उसको लगेगा वो ओरिजिनल खरीद रहा है जबकि आप फेक बेच रहे हैं। तो जब आप ये करके पैसा कमाते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड। इंटरनेट फ्रॉड आपने सुने होंगे, जो फ्रॉड कंप्यूटर को, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके किए जाते हैं, जैसे कि फ़ोन को हैक कर लेना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेना एंड देन उसका मिसयूज़ करना। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं, ईमेल या एसएमएस भेज के बैंक की डिटेल मांगना, ओटीपी मांगना, फिर चोरी करना पैसे, ठीक है, पर्सनल डेटा चुरा लेना, फिर उसको मिसयूज़ करना। ये सब क्या है, इंटरनेट और साइबर फ्रॉड, मतलब ऑनलाइन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के, बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जब आप फ्रॉड करते हैं, वो क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ठीक, इसमें आएगा क्या, जैसे कि फेक ईमेल और एसएमएस आस्किंग फॉर बैंक डिटेल, आप मान लो कोई बैंक ही तरफ से कोई बन के मैसेज कर दो और उनसे ओटीपी वगैरह मांग लो। बहुत लोग करते हैं कि बोलते हैं हम बैंक से बोल रहे हैं और आपको हम सर्विस अपडेट करना चाहते हैं, ओटीपी आएगा प्लीज़ आप उसको बता दीजिए, और आप बता देते हैं और पैसा कट जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। हैकिंग सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ही आपका हैक कर लिया आपने, कहीं पे मान लो अपनी कोई शॉपिंग वेबसाइट पे बैंक डिटेल डाल दी और वो फेक थी बैंक डिटेल, उसने आपसे, मतलब फेक थी वेबसाइट, उसने आपसे डिटेल मंगवा ली ऑनलाइन और आपने डाल दी, और फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद आपको पता चला कि आपके बैंक अकाउंट क्या हो गया, हैक हो गया, और पेमेंट को ही उससे कर रहा है बार बार। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम विथ फेक वेबसाइट, वही बताया मैंने। डेटा थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका डेटा चुरा लेना, आपकी आइडेंटिटी चुरा लेना, फिर उस आइडेंटिटी से फ्रॉड करना, फिर बाद में आप पकड़े जाओगे, जो कि आपको पता ही नहीं होगा कि कब फ्रॉड हो गया आपके नाम पे। ठीक, जैसे मीना को एक ईमेल आया, जो ईमेल आया उसको कैसे दिखा रहा है कि ईमेल बैंक से आया है और कह रहा है कि अपने बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करिए। तो मीना क्या करेगी, सब कुछ बताने लग जाएगी, सर बैंक अकाउंट नंबर ये है, ओटीपी ये आया है, सब बताने लग जाएगी, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो जब इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो वो फ्रॉड क्या कहलाते हैं, इंटरनेट या साइबर फ्रॉड। बेसिकली आपकी पर्सनल डेटा को चुराना, आपके साथ ऑनलाइन स्कैम करना, ठीक है, फेक एसएमएस भेज के आपसे डेटा निकालना, फिशिंग, और वायरस स्प्रेड करके आपके सिस्टम को हैक करना और मिसयूज़ करना आपकी आइडेंटिटी, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, तो हमने आपका जो बैंकिंग चैप्टर है वो कवर किया। बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, आरटीजीएस मोड है जो ट्रांसफ़र के मनी के, वो हमने समझे, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ठीक है, वॉलेट एंड ऑल। इसके अलावा हमने एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समझा, उसकी डिफरेंस को समझा, और कैसे आप कैसे आप प्रिकॉशंस ले सकते हो जब आप इन सबको यूज़ करोगे, ठीक है, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। देन हमने टाइप्स ऑफ फ्रॉड समझे, फाइनेंशियल फ्रॉड समझे कि किस किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टाइप हैं उसके, वो हमने डिस्कस किए। आपके अप्रॉक्स 5
हमने डिस्कस करे हैं। और बैंकिंग चैप्टर में आपके सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स थे तो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका एक लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर 15, वो कवर करेंगे ना। आपका जो पूरा सिलेबस है एज पर योर सिलेबस, पूरा सिलेबस एज ऑफ योर सब्जेक्ट वो कवर हो गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।